नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं या फिर कहां पर हमें जड़त्व के नियम को देखने को मिलता है। और हमें बात करनी है कि गति के द्वितीय नियम से या फिर द्वितीय नियम को हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार देखते हैं या फिर किस प्रकार से हमें अनुभव होता है। तो थोड़ा एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि पिछले दो लेक्चर में हमने गति के प्रथम नियम जिसको जड़त्व का नियम कहते हैं और गति के द्वितीय नियम जिससे कि हमें बल मिला F=ma मिला, प्रथम नियम की बात करते हैं और बात करते हैं जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में प्रेक्षण या फिर अनुप्रयोग। तो लिखते हैं जड़त्व के नियम के दैनिक जीवन में प्रेक्षण या अनुप्रयोग, ठीक है। दैनिक जीवन में प्रेक्षण या अनुप्रयोग की बात करते हैं हम लोग। पहली बात करते हैं हम लोग सबसे जो कॉमन पॉइंट आता है इसके अंतर्गत, इस कॉमन पॉइंट की बात करते हैं। आप देखे होंगे कि जब आप किसी ट्रेन या बस में बैठे होते हैं तो उसमें बैठे व्यक्ति, है ना, याद रखिएगा कि अगर आप जो चल रही है ट्रेन, है ना, उसमें आप बैठे हुए हैं या फिर गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी मान लीजिए कि गाड़ी पहला कंडीशन लेते हैं, गाड़ी रुकी हुई है। तो गाड़ी अगर रुकी हुई है, अगर अचानक से कोई गाड़ी को स्टार्ट कर दे, एक्सेलरेट कर दे, आगे बढ़ जाए, उस कंडीशन में देखिएगा जो उसमें बैठे हुए यात्री हैं वो क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं। ये क्यों होता है? ये जड़त्व के नियम के कारण से होता है। अब इसमें क्या जड़त्व है तो समझेंगे इसको थोड़ा आसानी भाषा में कि मान लीजिए कि जब आप बस में बैठे, बस का लेते हैं कि अगर आप बस में बैठे हुए, ये कोई बस है हमारा, इस बस में आप बैठे हुए हैं, है ना। जब ये रुका हुआ है तो ये बस खुद जड़त्व में है, ये स्वयं ही जड़त्व की स्थिति में है और इसमें जो बैठा हुआ व्यक्ति है ये भी जड़त्व में है, ठीक है। तो यहां पर हमें समझना है कि दोनों ही वस्तु जड़त्व में है। इसको अगर हम देखें तो दोनों स्थिर वाले जड़त्व में है, स्टैटिक इनर्शिया में है ना। तो यहां पर जब ये बस चली तो बस ना चली, इंसान तो जड़त्व में ही रहना चाहेगा। तो जब इंसान जड़त्व में रहना चाहेगा, इंसान चाहेगा एक पॉइंट पर हम बैठे रह जाए उसी पॉइंट पर, लेकिन बस जब आगे बढ़ जाएगी इंसान में क्या होगा, इंसान अपनी स्थिति, मान लीजिए कि यहां पर ये इंसान इस पर बैठा हुआ है, इस बस को चलना स्टार्ट किया, लेकिन ये जबकि नियम से ये इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन ये चाहेगा कि हम इसी पोजीशन पर बने रहे। इस स्थिति में क्या होगा, ये पीछे की ओर झुक जाएगा। क्यों झुकेगा, तो बस आगे बढ़ गया और ये अपनी जड़त्व की स्थिति में पीछे ही रह गया, ठीक है। तो यहां पर जड़त्व के नियम को हम देख सकते हैं। या फिर चलती हुई ट्रेन या बस से जब देखते होंगे कोई व्यक्ति उतरते हैं, कूदते हैं, है ना, तो उसी के साथ थोड़ी दूर तक उसको उसी दिशा में दौड़ना होता है जिस दिशा में वो ट्रेन या बस होती है। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर कॉन्सेप्ट है कि जब आप ट्रेन में बैठे हुए हैं और जब या बस में बैठे हुए हैं तो उस समय जो आपकी स्थिति है वो गति जड़त्व वाली स्थिति है। दूसरा केस गति वाली स्थिति है, इसमें आप गति जड़त्व में, गति की जड़त्व अवस्था में है, मतलब आप गति वाली स्थिति में है, तो आप नहीं चाहिएगा कि रुके। उस कंडीशन में अगर आप देखते हैं या फिर प्लेटफॉर्म हो या फिर बस स्टैंड, वो तो आपका स्थिर है,
तो स्थिर वाली स्थिति को प्राप्त करना है। जब आप ट्रेन में चल रहे हैं तो वहां पर आप गति वाली जड़त्व में हैं और आप चाहते हैं आप स्थिर जड़त्व में आ जाएं, इस स्थिति में आ जाएं। इसी कारण से क्या करना होता है, थोड़ी दूर तक बस की ही दिशा या ट्रेन की दिशा में दौड़ना पड़ता है और धीरे धीरे अपने रफ्तार को स्लो करके वो रुक जाते हैं। ये गलत है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यहां पर भी जो है जड़त्व के नियम का पालन होता है। अब दूसरी चीज क्या है, अब तीसरा कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए चलता हुआ कोई बस या ट्रेन है, चलती हुई कोई बस या ट्रेन है, अचानक अगर उसमें ब्रेक लगा दी जाती है तो गाड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति आगे झुक जाता है। अभी था कि पीछे झुक जाता है, अभी है कि आगे झुक जाता है। क्यों झुक जाता है? तो याद रखेंगे, है ना, याद रखेंगे कि जब कोई व्यक्ति बस में, चलती बस में है तो वो गति जड़त्व की स्थिति में है और बस भी गति जड़त्व में है, तो बस क्या हुआ या ट्रेन क्या हुई कि दोनों ही स्थिर जड़त्व में आ रहा है, लेकिन व्यक्ति जो है वो गति जड़त्व में है, गति की जड़त्व की अवस्था में है। उस कंडीशन में क्या होता है कि व्यक्ति गति ही करता रह जाता है लेकिन बस रुक जाता है। मान लीजिए बस रुका, यहां पर व्यक्ति तो गति करता ही रह जाएगा ना, गति जड़त्व में ही रह जाएगा, इसी वजह से वो आगे की ओर झुक जाता है। या फिर एकाएक बस को चला देता है तो पीछे झटका लग जाता है, क्योंकि अब इसी स्थिति में मान लीजिए एकाएक वो आगे बढ़ गया तो आप पीछे ही रह गए। यहां पर हुआ कि बस रुक गई और आप चलते रह गए तो आप आगे झुक गए, समझिएगा। लेकिन जब आप बस चलती हुई है और मतलब स्थिर है और वो चलना स्टार्ट कर दी तो बस तो चल दी लेकिन आदमी पीछे रह गया तो पीछे की ओर झुक जाएगा, ठीक है। और बात करते हैं तीसरे उदाहरण की। तो तेजी से चलती हुई गाड़ी, मान लीजिए कोई गाड़ी बहुत तेजी से चल रही है, उस पर या उसमें गाड़ी कोई बस हो, ट्रेन हो या फिर कोई भी हो, या तेजी से चल रही है, मुड़ने लगती है, उसमें बैठा व्यक्ति गाड़ी के मुड़ने मुड़ने की दिशा की विपरीत दिशा में झुक जाता है। देखे होंगे जब मोटरसाइकिल मुड़ता है तो गाड़ी इधर मुड़ता है तो इंसान इधर मुड़ता है। क्यों होता है? तो मान लीजिए गाड़ी तो जड़त्व की स्थिति में ऐसे चल रही है गाड़ी, लेकिन मान लीजिए यहां पर अचानक से टर्न आ गया, यहां पर व्यक्ति है, तो क्या हुआ, यहां से अचानक से टर्न मारने पर ये तो व्यक्ति अपने नॉर्मल स्थिति में रहेगा ना, एक सीधी रेखा में चलने की स्थिति तो बनी रहेगी ना, लेकिन यहां पर क्या हुआ, अचानक से ये मुड़ गया, तो जो इसकी चाल है वो सीधा जाना चाहेगा लेकिन बस तो मुड़ गया, है ना। तो यहां पर भी इंसान जो है इसी स्थिति में रह जाता है और बस की विपरीत दिशा में झुक जाता है, या ट्रेन या मोटरसाइकिल। अब अगला देखें, अगर तो देखे होंगे बचपन में, क्या अभी भी करते होंगे कई लोग, कि जब आम पकता है तो आम की डाली को डुलाते हैं तो उससे पके हुए फल नीचे की ओर गिर जाते हैं। ये क्यों होता है? तो ये भी उस आम के फल को जड़त्व में रखने की एक प्रक्रिया है। कैसे है? तो याद रखिएगा कि जब हम बल लगाते हैं किसी वस्तु पर तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, या फिर उसमें गति, त्वरण उत्पन्न होगा तो उसमें गति उत्पन्न होगी। तो देखेंगे कि जो पेड़ की शाखाएं होती है, जब पेड़ की शाखाओं को हम जोर से हिला देते हैं तो क्या होता है कि जो वस्तु, जो उसमें लगे हुए फल हैं, वो फल अचानक से टूट जाते हैं। होता क्या है, हमने डाली को हिलाया, तो जब डाली को हिलाया, इसमें अगर मान लीजिए यहां पर फल लगा हुआ है तो हमने तो डाली को हिलाया ना, फल तो अपनी स्थिति में रहेगा। एक बार डाली ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा कि इससे छूट गया, ये नीचे आ जाएगा, या फिर ये अगर नीचे आ रहा है तो इसको क्या करेगा, नीचे की ओर धक्का मारने की कोशिश करेगा, तब भी वो टूट जाएगा। तो इसी नियम के अनुप्रयोग पर हम किसी भी पेड़ से, पेड़ की शाखाओं से या फिर पेड़ की शाखाओं को हिलाने पर उससे फल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा जड़त्व के नियम का दैनिक परीक्षण। आगे हम लोग बात करेंगे गति के द्वितीय नियम के प्रेक्षण या फिर गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग के बारे में। गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग मतलब कहां कहां पर हम इसको महसूस कर सकते हैं।
कई लोग क्रिकेट खेलते हैं, देखा होगा आपने। क्रिकेट में क्षेत्र रक्षक, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में फील्डर कहते हैं, तो जब कोई गेंद तेजी से आती है तो क्या होता है? द्वितीय नियम याद होगा आपको कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और जो वो क्या कहते हैं और एक्सेलरेशन होता है तो उसमें फोर्स होता है। तो देखे होंगे आती हुई कैच को जब हाथ में लेता है तो जिस दिशा में वेग है, बॉल की जो वेग है वो जिस दिशा में, उसी दिशा में हाथ को पीछे की ओर पकड़ता है। यहां पर क्या समझने वाली बात है? तो यही समझने वाली बात है कि वो क्या कर रहा है कि उस बल को, जो बल आ रहा है उस बॉल के साथ या गेंद के साथ, उसको कम करने की कोशिश कर रहा है, उसके त्वरण को कम करने की कोशिश कर रहा है। द्रव्यमान तो कम नहीं कर सकते लेकिन त्वरण तो कम कर सकते हैं ना, क्योंकि हमको पता है कि द्वितीय नियम से हमें क्या मिला था? F बराबर ma। जब बॉल गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे आती है तो उसमें एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, बात करेंगे आगे चल के। तो उसमें त्वरण है ना, तो त्वरण को क्या करता है? कम करता है। अगर मान लीजिए त्वरण कम होगा, उसके द्वारा जो बल लगेगा आपके हाथ पे वो भी कम होगा, ऑब्वियस है। इसीलिए जब बॉल को पकड़ता है तो गति की दिशा में थोड़ी देर पीछे खींचता है ताकि उसकी जो गति वाली स्थिति है, जो गति वाली स्थिति थोड़ी देर बने रहे और उसका त्वरण क्या हो, धीरे धीरे कम हो जाए, जिससे कि जो उसमें जो बल उत्पन्न होगा उससे लगने वाला वो भी कम हो जाए। और दूसरी चीज क्या है कि गति में, गाड़ियों में, गाड़ी देखते हो, मोटरसाइकिल हो या कार हो या किसी भी तरह का कोई वाहन हो, उसमें जो झटका लगता है, जैसे गड्ढा में जाता है थोड़ा झटका महसूस होता है, उछल कूद होता है ना, तो उसमें क्या करते हैं? स्प्रिंग या शॉक अब्जॉर्बर लगाए जाते हैं। स्प्रिंग या शॉक अब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम उस शॉक से बच सकें। क्यों? क्योंकि जो जमीन से आने वाले शॉक हैं उसको क्या करता है, वो जो शॉकर है वो खुद अब्जॉर्ब कर लेता है और इंसान को इफेक्ट नहीं, मतलब इंसान पर जो बल लगने वाला है उसको लगने नहीं देता। और दूसरी चीज कि यदि हल्की और भारी गेंद एक समान वेग से गतिशील है तो हल्की गेंद को कैच करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? तो भैया हमने संवेग के बारे में पढ़ा था ना, P बराबर mv। यहां पर कहता है कि यदि मान लेते हैं जो बॉल है उसका द्रव्यमान 10 ग्राम है और इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकेंड है, और अगर हम मान लें यही एक बॉल है जिसका द्रव्यमान 20 ग्राम है मान लीजिए, और इसका जो वेग है इसका भी वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो कौन हल्का हुआ? ये हल्की बॉल है, ये भारी गेंद है। तो कहता है हल्की गेंद को लपकना आसान होता है। क्यों आसान होता है? तो यहां पर देखिए इसका जो संवेग होगा वो P इक्वल टू एम भी, या फिर इसका भी P इक्वल टू एम भी जो होगा, दोनों में देखिएगा तो P क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा। P1 इसको मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, तो P2 हमेशा बड़ा होगा P1 से, क्योंकि हमको पता है मास गुना द्रव्यमान करेंगे तो इसमें आया 100, इसमें आया 200 ग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इसके द्वारा जो इंपैक्ट होगा वो ज्यादा होगा। याद होगा मैंने संवेग को बोला था इंपैक्ट, या इसी को हिंदी में कहते हैं प्रहार, ठीक है। तो इसका जो प्रहार होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। जिसमें जितना ज्यादा संवेग होगा उसका प्रहार या इंपैक्ट उतना ही अधिक होगा। या तो वेलोसिटी कम हो जाए, या तो वेलोसिटी कम हो जाए। मान लीजिए अगर हम कहते हैं इसकी वेलोसिटी 5 ही रह जाती तो दोनों को पकड़ना एक समान ही महसूस होगा, लेकिन यहां पर क्या है, इसका जो वेलोसिटी है 10 ही है और उसका भी 10 है, लेकिन इसका द्रव्यमान कम है, इसका द्रव्यमान अधिक है। इस कारण से जो हल्की गेंद होती है उसको पकड़ना आसान हो जाता है, ठीक है। इसी पर हम लोगों ने देखा गति के प्रथम नियम के अनुप्रयोग और गति के द्वितीय नियम के अनुप्रयोग के बारे में। आगे हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे गति के तृतीय नियम के बारे में, जिसको कि क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,